दोस्तों आज एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे बी टाइटन बिजनेस कॉन्सेप्ट का, जैसे कि क्या ये वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाकई में एग्जैक्ट मैच के साथ वेरीफाइड है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों बी टाइटन के बारे में आपके मन में जो डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक बी टाइटन की बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके। दोस्तों यदि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो आज आपके बहुत से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्या बी टाइटन वास्तव में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्या ये सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्या बी टाइटन को हमें करना चाहिए, फ्यूचर में आगे चल के आपको कोई दिक्कत हो सकती है, क्या फ्यूचर में बी टाइटन स्कैम कर सकता है, बी टाइटन प्लान ओवरऑल कितने दिन और चल सकता है, बी टाइटन में कॉपी प्लान जो आ रहे हैं अभी मार्केट में काफी सारे कॉन्सेप्ट जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या उन प्लानों में हमको जाना चाहिए या फिर बी टाइटन में ही काम करना चाहिए, बी टाइटन के क्रिएटर को कितना पैसा जा रहा है, बी टाइटन वाकई में क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, क्या इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है क्या वाकई में वेरीफाइड है, क्या ये चैट जीपीटी जो बता रहा है वो बाकी सब कुछ सत्य है, क्या जो मार्केट में बहुत सी बातें बी टाइटन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके या फिर अदर थिंग जो इसके कॉपी प्लानों में लेके आपको जो बताया जा रहा है कि बी टाइटन में ये कमियां हैं और हमारे प्लानों में ये कमी नहीं है। तो आज आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आपको बी टाइटन को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना मैं आपको पक्का ऐसे बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों अपन शुरू कर देते हैं कि बी टाइटन क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी कम्युनिटी है कृपया ध्यान दीजिएगा। आज आपको मार्केट से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड कीजिए, हम चेक करना चाहते हैं क्या वाकई में ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पर्सन जो सबसे पहले आपको बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रही हैं वो बेचारे हैं, वो मारे हुए हैं कहीं ना कहीं स्कैम कॉन्सेप्ट के मारे हुए हैं, आरओआई कॉन्सेप्ट के मारे हुए हैं, और वो 100% को डीएफआई प्रोजेक्ट से आई हुई मेहमान है। जो भी आपसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है वो यह बात पक्का मान लीजिए कि वो कोई डीएफआई प्रोजेक्ट करके आ रहा है, स्कैम कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, कोई आरओआई प्लान का व्यक्ति है जो यहाँ पे बी टाइटन में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये समझना आवश्यक है कि अब वाकई में डिसेंट्रलाइज होता क्या है। कुछ लोगों ने क्या है कि एक परिभाषा दे दी डिसेंट्रलाइज में कि ओनरशिप रिनाउंस कर दो, ओनरशिप को जीरो एड्रेस पर ट्रांसफर कर दो, तो ये कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि डीएफआई प्रोजेक्ट मार्केट में आजकल लीडर बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि देखो इसकी ओनरशिप रिनाउंस है तो ये अब स्कैम नहीं करेगा, क्रिएटर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई में वो क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता? क्या वाकई में वो स्कैम नहीं हो रहे? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डिसेंट्रलाइज की परिभाषा होती ही नहीं है। अब लीडर्स को तो कुछ एमएलएम लीडर्स होते ज्यादा एजुकेटेड तो होते हैं नहीं। अब उनको जो चीजें नई मार्केट में बता दी जाती है ब्लॉकचेन को लेके वो वही मान लेते हैं कि शायद इसी को डिसेंट्रलाइज कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरओआई प्लान जो भी मार्केट में आज के समय में जो आए हैं वो सारे के सारे स्कीम है, या पहले भविष्य में या फ्यूचर में जो आए हैं या भविष्य में आने वाले हैं, सारे के सारे स्कैम होते हैं। जहाँ पे आपको आरओआई देने की बात होती है, दिल्ली का 1%, दिल्ली का 2%, या महीने का 15%, या महीने का 5%, इवन कोई भी आपको महीने का 2% भी देने का वादा कर रहा है, 1000% नहीं बल्कि मैं 1,00,000% आपको बता रहा हूँ कि वो स्कैम ही है और आपके साथ में स्कैम ही करके जाएगा। आरओआई कॉन्सेप्ट स्कैम ही होते हैं और वो स्कैम करने के लिए ही आते हैं। सो देखिए डिसेंट्रलाइज पे अपन बात आते हैं तो डिसेंट्रलाइज क्या आपको ये आरओआई प्लानों में बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज है, देखो ओनरशिप इसको रिनाउंस कर दिया है, तो क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं? दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि डिसेंट्रलाइज्ड बोलते क्या है, किसको है, किसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको डिसेंट्रलाइज की परिभाषा आना चाहिए। एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज इन द सेंस कि आपको कोई डिसेंट्रलाइज यानी कि एक केंद्र बिंदु से किसी शक्ति को छीन के उससे उस शक्ति को एक पब्लिक ड्रिवन बना देना या फिर पब्लिक में बांट देना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। हिंदी में बोले तो विकेंद्रीकरण। यानी विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं कि एक केंद्र बिंदु से किसी शक्ति को हटा के उसको पब्लिक में बांट देना, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, और इंग्लिश में विकेंद्रीकरण को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज की परिभाषा ये होती है कि किसी एक पर्सन के पास में उस कॉन्सेप्ट की शक्ति नहीं होती, पब्लिक के पास में उसकी शक्ति होती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। जो ओनरशिप रिनाउंस कर दिया डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। ये डीएफआई प्रोजेक्ट के बताए हुए लीडर्स की बड़ा चढ़ा की बातें हैं और कुछ भी नहीं, उसका मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं होता है।
डिसेंट्रलाइज ओनरशिप रिनाउंस के होने के बाद भी प्लान के अंदर जो कोडिंग होती है उसमें कुछ हिडन फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू वो कभी भी आपकी लिक्विडिटी को एक्सेस कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो ओनरशिप रिनाउंस होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो सिस्टम में वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरओआई प्लानों में क्या होता है कि यदि किसी कॉन्सेप्ट को बनाने के बाद उसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया, या किसी टोकन को बनाया, टोकन को बनाने के बाद उसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया, जीरो पे ट्रांसफर कर दिया, तो बोलते हैं कि अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया। कतई नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि ओनरशिप रिनाउंस होने के बाद भी उस टोकन की सप्लाई तो ओनर के पास में ही है। दूसरा, लिक्विडिटी पूल का एक्सेस भी तो ओनर के पास में ही है। यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस होने के बाद में भी यदि लिक्विडिटी पूल का एक्सेस ओनर के पास में है तो वो लिक्विडिटी कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल को क्रिएट किसने किया? ओनर ने ही किया। तो ओनरशिप रिनाउंस होने से पहले लिक्विडिटी पूल का भी यहाँ पे बर्न होना बहुत जरूरी होता है। लिक्विडिटी पूल बर्न होने का मतलब होता है कि लिक्विडिटी पूल को भी जीरो पे ट्रांसफर कर दिया है, यानी लिक्विडिटी को भी एक ऐसे एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर वो लिक्विडिटी बर्न हो जाती है, उसको पब्लिक उसमें सप्लाई डाल के सेल करके ही वो उस लिक्विडिटी को निकाल सकता है, ओनर नहीं निकाल सकता। तो क्या अब भी ये ऋण मतलब डिसेंट्रलाइज हो गया? क्या अभी भी स्कैम नहीं हो सकता? हो सकता है, अभी भी स्कैम हो सकता है। देखिए ओनरशिप भी जीरो पे ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद यदि लिक्विडिटी पूल को भी बर्न कर दिया, उसको भी जीरो पे ट्रांसफर कर दिया, तो भी स्कैम हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि टोकन की सप्लाई ओनर के पास में पड़ी हुई है, तो वो उस सप्लाई को सेल करके लिक्विडिटी पूल से सारी की सारी लिक्विडिटी निकाल लेगा, राइट? फ्यूचर में, भविष्य में, पास्ट में बहुत से ऐसे टोकन थे जिनकी लिक्विडिटी की सप्लाई ओनर के पास में पड़ी हुई थी। ओनरशिप भी रिनाउंस था, लिक्विडिटी पूल भी बर्न था, लेकिन सप्लाई ओनर के पास में होने की वजह से सारा का सारा स्कैम 5 मिनट में करके निकल गया। तो तीसरी चीज क्या होती है कि ओनरशिप रिनाउंस होना चाहिए, लिक्विडिटी पूल 100% बर्न होना चाहिए, लिक्विडिटी का एक्सेस क्रिएटर के पास में नहीं होना चाहिए। इसके साथ में सप्लाई भी लिक्विडिटी पूल में होना चाहिए, यानी कि इसकी जो सप्लाई है वो लॉकिंग में होनी चाहिए, क्रिएटर के पास में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें यदि 100% लॉक्ड है या फिर बर्न है या रिनाउंस्ड है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज आप उसको बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। या तो ओनरशिप रिनाउंस नहीं होगी, ओनरशिप रिनाउंस है तो लिक्विडिटी पूल का एक्सेस क्रिएटर के पास में होगा, लिक्विडिटी पूल का एक्सेस भी क्रिएटर के पास में नहीं है तो सप्लाई ओनर के पास भी पड़ी हुई होगी। इन तीनों में से एक चीज ओनर के पास में मिलती है, और एक चीज भी यदि ओनर के पास में है तो वो आपका यहाँ पे स्कैम करके इजीली निकल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले आपको समझना आवश्यक है कि डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में बोलते किसको है, ये आना आपको बहुत जरूरी होता है, राइट? तो कोई भी पर्सन आपको आके यदि यहाँ पे बीटाटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है तो 1000% तो वो जानता नहीं है यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो के ब्लॉकिंग के बारे में या कोडिंग के बारे में। एक्चुअल में उनको जो स्कैम प्लानों में जो लीडर्स होते हैं, मतलब लीडर्स होते हैं, उनको बढ़ाते ताकि जो बता देते हैं वही मान लेता है, और वही आपसे आके फिर मांगता है कि देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? आप देखिए, अपन आते हैं बैक टू द टॉपिक, अपने बीटाटन रहते हैं कि बीटाटन क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है या नहीं। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट बीटाटन है या नहीं, उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअल में ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये तभी जान पाओगे जब आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखोगे, राइट? इसके ओनर ने क्या किया है कि एक यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया बीएससी स्मार्ट चेन पे, एक मैट्रिक्स को बना के, मैट्रिक्स पूल को बना के यहाँ पे डिप्लॉय किया है बीएससी स्मार्ट चेन पे, ठीक है? और ये आपको क्या है कि ये डिप्लॉय किया गया है इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू। इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू कोई भी यदि प्रोग्राम यदि डिप्लॉय कर दिया जाए, यानी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया जाए, तो उसके बाद उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस है या नहीं उससे मतलब नहीं है। यदि ओनरशिप रिनाउंस नहीं है तो भी यदि इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू यदि कोई भी सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, कोई भी प्लान डिप्लॉय किया गया है, तो उसको प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अलग थिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन प्लान को, उस मैट्रिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बीटाटन को क्या किया गया है कि एक का इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू बना के इसको बीएससी स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है वो थोड़ा सा आप जानिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आपके साथ में यहाँ पे गलत हो सकता है। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट्स हैं, और 12 स्लॉट्स के अंदर हर एक स्लॉट में, हर एक साइकिल के अंदर यहाँ पे 14 स्पॉट है। टोटल 14 स्पॉट होते हैं। जैसे पहले स्लॉट है, पहले स्लॉट की पहली साइकिल में 14 स्पॉट, दूसरी साइकिल में 14 स्पॉट, यानी कि जितनी भी साइकिल चलती हैं पहले स्लॉट की सब में 14 स्पॉट है। इसी प्रकार से 12 के 12 स्लॉट में यहाँ पे 14 स्पॉट होते हैं हर एक साइकिल के अंदर। अनलिमिटेड यहाँ पे साइकिल्स होती हैं।
तो क्या होता है कि पहली साइकिल में तो चौथी और पांचवी आईडी से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। चौथी और पांचवी अमाउंट मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। और दूसरी साइकिल में चूंकि यहाँ पे एक ही बार में क्या होता है कि आपका स्लॉट है वो अपग्रेड होता है, बार बार अपग्रेड नहीं होना होता। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसी स्लॉट की दूसरी साइकिल चलती है तो चौथी और पांचवी आईडी का पैसा कहाँ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि चौथी आईडी का पैसा है दूसरी साइकिल से। अब जितनी भी साइकिल चलेंगी दूसरी साइकिल से, उसमें चौथी आईडी का जो पैसा है वो रॉयल पुल और एनएफटी पुल में जाता है और पांचवी आईडी का पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। राइट। अब रॉयल पुल में और एनएफटी पुल में जो पैसा जाता है वो चौथी आईडी से ही जाता है, उसका 50-50% जाता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक जगह जो जाके पैसा इकट्ठा होता है ना वो 12 स्लॉट तक, 12 स्लॉट की हर एक साइकिल, किसी भी स्लॉट की किसी भी साइकिल, यानी पहली साइकिल के बाद में जितनी भी साइकिल्स यहाँ पे रिपीट होती हैं तो उसमें से चौथी आईडी का पैसा ही जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है। बाकी किसी भी आईडी का पैसा होल्ड नहीं होता है, वो इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि इधर से पैसा ला रहा है और वो पैसा किसी न किसी पर्सन के पास में जाता है, वो कंपनी के पास में वो पैसा नहीं जाता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटल कंपनी के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 4 रैंक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक एनएफटी पुल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और एक यहाँ पे मैट्रिक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसा जाके होल्ड हो रहा है वो ओनली और ओनली यहाँ पे फोर्थ आईडी से हो रहा है। इसके अलावा किसी भी साइकिल में, किसी भी स्लॉट की किसी भी साइकिल में कोई भी पैसा कंपनी के पास या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी होल्ड नहीं हो रहा, सिर्फ चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है। वो पहली साइकिल की भी बात करें तो चौथी और पांचवी आईडी जो मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई होता है तो उसमें भी चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है। कब तक होता है? जब तक आपकी पांचवी आईडी नहीं आती, क्योंकि चौथी और पांचवी मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई होता है। तो आपकी चौथी और पांचवी आईडी जब तक नहीं आती तब तक आपका चौथी आईडी पे पैसा वो होल्ड होता है, तब तक ही होल्ड रहता है। तो यहाँ पे कोई भी स्लॉट की, चाहे आप पहला स्लॉट से लेके 12वें स्लॉट तक की कोई भी साइकिल्स में सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है, बाकी कोई भी पैसा होल्ड नहीं होता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन को आप समझ गए तो उसके बाद आपको डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपनी आपके साथ में कुछ गलत कर सकती भी है या नहीं, क्या ये वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे चौथी आईडी का पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है, उधर बाकी इसके अलावा कोई भी पैसा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब कंपनी के पास भी पैसा कहाँ से जाता है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के पास में जो भी पैसा जाना होता है 14 के स्ट्रक्चर के अंदर, वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। इन द सेंस यहाँ पे ऑटो स्पिल ओवर एक्टिवेट करने के लिए 2 मेंबर का लाना जरूरी होता है, यानी 2 मेंबर की आईडी आपके नीचे एक्टिव होना जरूरी होता है, तभी आपका ऑटो स्पिल ओवर एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सो कोई भी मेंबर आता है और ऑटो स्पिल ओवर एक्टिवेट नहीं है उसका और नीचे कोई आईडी लगना उसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी को चला जाता है। यानी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो ये पैसा कंपनी को जाता है। जो कंपनी फेयर तरीके से ले रही है वो कंपनी की आईडी है, वो 1 नंबर है। यानी ये सबसे ऊपर जो आईडी लगी हुई है वो कंपनी की आईडी है। तो प्लान के थ्रू जो पैसा जाना होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कम्युनिटी बन रही है वो 1 नंबर आईडी के नीचे ही बन रही है। तो प्लान के थ्रू भी कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, क्योंकि कंपनी की आईडी है वो 1 नंबर पे लगी हुई है। पहला पहला पैसा जो कंपनी के पास में जाता है। दूसरा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी यदि फॉलो नहीं करता है कंपनी के रूल रेगुलेशन को, दो यदि डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करता है तो ऑटो स्पिल एक्टिवेट नहीं होता है, तो वो पैसा भी कंपनी को चला जाता है। 3 नंबर पैसा कहाँ से जाता है? देखिए क्या होता है, आपकी हर एक साइकिल में 7वीं आईडी का पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन को जाना होता है। और यदि आपके फर्स्ट डाउनलाइन ने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाता है। यानी आपके स्ट्रक्चर की हर एक स्लॉट की हर एक साइकिल की 7वीं आईडी का पैसा है वो जाना होता है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को। फर्स्ट डाउनलाइन ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा चला जाता है कंपनी को। उसके बाद आपके स्ट्रक्चर की जो 10वें नंबर की जो आईडी है उसका पैसा जाना होता है यहाँ पे आपकी सेकंड डाउनलाइन को, और सेकंड डाउनलाइन ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी चला जाता है कंपनी को। इसके बाद 13वीं आईडी का पैसा आपका जाता है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर को। यदि आपका फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी चला जाता है कंपनी। तो आप सोच के देखिए कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा जाना है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पैसा प्लान के थ्रू जा रहा है, क्योंकि कंपनी की 1 नंबर आईडी लगी हुई है। दूसरा पैसा जा रहा है कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो ये है ऑटो एक्सप्लोर एक्टिवेट नहीं करता और उसके नीचे टीम बन रही है, तो उस आईडी को जो पैसा जाना होता है वो कंपनी को जाता है। इसके बाद 7वें नंबर से कंपनी को पैसा जा सकता है यदि आपके डाउनलाइन ने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं। इसके बाद 10वीं आईडी से जा सकता है,
उसके बाद आपकी 13वीं आईडी से पैसा जा सकता है। इसके अलावा और पैसा, सबसे बड़ा जो पैसा कंपनी को जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है सोच के देखिए आप। मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा आप। यदि आप दूसरे स्लॉट में पहुंचते हो या तीसरे स्लॉट में पहुंचते हो, तो मान लीजिए कि आपकी तीसरे स्लॉट की पहली साइकिल चल रही है, राइट? तो तीसरे स्लॉट में आपकी 7वें नंबर की आईडी आती है। तीसरे स्लॉट की साइकिल में आपके 7वें नंबर की आईडी आती है। अब वो जाती है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को 7वें नंबर से। तीसरे स्लॉट की इनकम है जो कि 0.04 बीटीसी है। अब आपका फर्स्ट डाउनलाइन यदि सेम स्लॉट में नहीं है, यदि वो तीसरे स्लॉट में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी को चला जाता है। कितना आता है? 0.04 बीटीसी। तीसरे स्लॉट की इनकम जा रही है कंपनी को। सोच के देखिए कि कितनी बड़ी इनकम होती है। इसी प्रकार से यदि आपका 10वीं आईडी यानी कि आपके तीसरे स्लॉट की 10वीं आईडी आती है आपके स्ट्रक्चर में, वो पैसा जाना होता है आपकी सेकंड डाउनलाइन को। सेकंड डाउनलाइन का भी सेम स्लॉट ओपन नहीं है, तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाता है। इसके अलावा 13वीं आईडी का पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर को जाना होता है, और यदि आपके फर्स्ट डाउनलाइन का फर्स्ट मेंबर भी तीसरा स्लॉट अभी तक ओपन नहीं है, तो ये पैसा भी जा रहा है कंपनी को। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा पैसा है जो कंपनी को जा रहा है, क्योंकि सेम स्लॉट में बहुत कम ऐसे मेंबर है, ओनली 10% मेंबर ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डाउनलाइन, सेकंड डाउनलाइन या फिर फर्स्ट डाउनलाइन का फर्स्ट मेंबर सेम स्लॉट में अभी बैठा हुआ है, और लोग यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे स्लॉट में जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से कंपनी के पास में यहाँ से बड़ा पैसा जा रहा है। चौथे स्लॉट की इनकम भी कंपनी को जा रही है, 5वें स्लॉट की इनकम भी कंपनी को जा रही है। अब कंपनी को, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी जगह से पैसा जा रहा है, और वो तो फेयर तरीके से जा रहा है जो कंपनी आपसे बोल के ले रही है। कोई स्कैम नहीं है, फेयर तरीके से बताया हुआ प्लान के अकॉर्डिंग जो पैसा ले रही है वो मैं पैसा आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कंपनी के रॉयल पूल और एनएफटी पूल में या फिर कंपनी के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसा होल्ड होता है वो ओनली चौथी आईडी से होता है। इसके अलावा पूरी साइकिल में जितने भी स्लॉट्स हैं, उसकी किसी भी साइकिल में चौथी आईडी के अलावा कंपनी के पास में पैसा नहीं जाता है, सिर्फ चौथी आईडी का पैसा जाता है। और चौथी आईडी में से भी मैं आपको बता दूं कि 50% एनएफटी पूल में जाता है, 50% रैंक रिवार्ड पूल में जाता है, और वो रैंक रिवार्ड पूल हर महीने की 21 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। हर महीने की 21 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, तो कंपनी के पास अल्टीमेटली कोई पैसा बचता ही नहीं है, एनएफटी पूल में बचा रहता है। और वो भी सिर्फ मैंने जैसे बताया कि जो चौथी नंबर की आईडी है उसका 50% ही। इसके अलावा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसा होल्ड होता है वो आपकी पहली साइकिल में जो स्लॉट अपग्रेड होने होते हैं चौथी और पांचवी से, तो चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है वो कब तक होता है? जब तक आपकी पांचवी आईडी नहीं आती तब तक। जैसे ही पांचवी आईडी आई तो वो पैसा दोनों यानी चौथी और पांचवी का मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट अपने आप अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके ऊपर जो पैसा होल्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से होता है, चाहे स्लॉट अपग्रेड होने के लिए होने वाला पैसा हो और चाहे एनएफटी पूल या रैंक या रॉयल में जाने वाला पैसा हो, तो सिर्फ चौथी आईडी के अलावा और कोई भी पैसा बीटा टन में होल्ड नहीं होता है, राइट? और कंपनी को इनकम कहाँ कहाँ से जा रही है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी को जो इनकम जा रही है वो यहाँ पे एक नंबर आईडी की कंपनी लगी हुई है, तो प्लान के थ्रू यानी कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बन रही है वो एक नंबर आईडी के नीचे बन रही है, तो प्लान के थ्रू कंपनी के पास ये पैसा जा रहा है, पहला। दूसरा, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे किसी ने अपना ऑटो स्पिलओवर एक्टिवेट नहीं कर रखा है, 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं, तो उसके नीचे जो भी आईडी लगती है और उसको जो पैसा आना होता है वो भी कंपनी के पास चला जाता है 2 नंबर का पैसा, राइट? यानी कि 2 नंबर यानी कि दूसरे नंबर का जो पैसा जाता है वो तीसरे नंबर का पैसा कौन सा जाता है? यहाँ पे क्या होता है कि पहली आईडी आपके जो स्ट्रक्चर में 7वीं आईडी होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म लाइन में जाना होता है। फर्स्ट टर्म लाइन में भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो कंपनी को जाता है। इसी प्रकार से 10वीं आईडी का पैसा जाता है कंपनी को, इसी प्रकार से 13वें नंबर की आईडी का पैसा जाता है कंपनी को। चौथे नंबर पे यदि कोई भी आपके जो नेक्स्ट स्लॉट बाई होते हैं, अपग्रेड होते हैं, उसके बाद सेम स्लॉट पे आपकी दूसरे नंबर की आईडी, आपकी पहले नंबर की आईडी और आपकी फर्स्ट डाउनलाइन की फर्स्ट मेंबर की आईडी सेम स्लॉट में नहीं है, तो जितने भी स्लॉट आगे चलेंगे उन सब स्लॉट से 7वें नंबर, 10वें नंबर और 13वें नंबर से कंपनी के पास में पैसा जाता है। चाहे वो चौथे स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 5वीं स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 6ठे स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 12वीं स्लॉट का पैसा हो। और होल्ड कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ चौथे नंबर का पैसा कंपनी के पास में यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है, इसके अलावा कोई भी पैसा होल्ड होता ही नहीं है। अब एक कैलकुलेशन में बताता हूँ, ओवरऑल ओवरऑल जो कंपनी को पैसा जा रहा होता है आपकी हर एक साइकिल से, आपके हर एक स्लॉट से, तो एक अनुमान के तौर पे एक एवरेज कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास में पर डे पैसा जा रहा होता है $1000 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो रहा है, वो हो रहा है लगभग मान लीजिए कि $1000, 50% पैसा मान लेते हो। हालांकि इसमें भी काफी वो है कि इसमें कंपनी के पास में ज्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन होल्ड जो हो रहा है ना उससे ज्यादा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है। लेकिन मैं एक एवरेज आपको मान लेता हूँ, आपकी संतुष्टि के लिए बोलता हूँ
कि यहाँ पे 50% पैसा वो कंपनी के पास जा रहा है और 50% पैसा है वो होल्ड हो रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जिस कंपनी को $10,000 की इनकम पर डे आ रही है, $10,000 की इनकम पर डे आ रही है, और जो कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से जो पैसा जाके होल्ड हो रहा है, वो पैसा मान लीजिए कि $1,000 है और कंपनी के पास में जो पैसा जा रहा है वो $1,000 है। तो क्या वो $1,000 कंपनी कभी लेके भागेगी? और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए होल्ड हो रहा है। यानी कि आपका रॉयल पूल वाला जो पैसा है वो सिर्फ हर महीने की किस तारीख को तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाता है। तो 1 महीने में आपको जो पैसा होल्ड हो रहा है, मान लीजिए कि $30,000 और कंपनी को पर डे आ रहा है $1,000। तो कंपनी को यदि $1,000 पर डे आ रहा है तो वो क्या आपका $30,000 लेके कभी भगेगी, कभी स्कैम करेगी? इसके अलावा तो कोई पैसा जा भी नहीं रहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड भी नहीं हो रहा। सो कंपनी के पास में कंपनी अपने पैरों पे कभी कुल्हाड़ी मारेगी? यानी कंपनी के पास में सो सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से जो पैसा जा रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कैलकुलेशन भी मैं आपकी एवरेज यानी कि आपकी संतुष्टि के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि कंपनी को $1,000 जा रहा होता है, तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो चौथी आईडी से पैसा होल्ड होता है वो ओनली $200 ही होता है, और कंपनी के पास में $1,000 जा रहा है। तो $1,000 छोड़ के वो क्या वो $200 के लिए स्कैम करके जाएगी? आप सोचने वाली बात है। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे $1,00,000 पड़े हुए हैं। कौन से पड़े हुए हैं? जो पहले साइकिल में जब चौथी आईडी का पैसा जो होल्ड होता है, जब तक 5वीं आईडी नहीं आती है तब तक, वो वाला पैसा लगभग यहाँ पे $1,00,000 कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ा हुआ वो लेके बक जाएगी। जैसे DFI प्रोजेक्ट के जो मेहमान आते हैं ना, जो बताते हैं डिसेंट्रलाइज या ओनरशिप अनाउंस से, वो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये चौथी आईडी का जो पैसा है वो होल्ड हो रहा है, और वो $1,00,000 के समथिंग वहाँ पे दिखा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये कंपनी कभी भी लेके भाग जाएगी। अरे भाई, जिस कंपनी के पास में यदि $1,00,000 यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो रहा है वो, और $5,000 पर डे यदि कंपनी के पास में आ रहा है, तो क्या वो $1,00,000 लेके भागेगी? उसके लिए वो $5,000 पर डे वाले बड़े हैं, या वो $1,00,000 यहाँ पे $1,00,000 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पड़े हुए हैं वो बड़े हैं? सोच के देखिए, सोचने वाली बात है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि कंपनी ने यदि वो $1,00,000 लेके भी भाग गई, यानी कि देना बंद कर दिया, तो अगले ही दिन यानी कि आईडी लगेगी 5वीं, तो किसी का यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड ही नहीं होगा, और स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा तो लिरेस को पता चल जाएगा कि यहाँ स्लॉट अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। राइट, स्लॉट अपग्रेड नहीं होता, दूसरे दिन यहाँ पे आईडी लगना बंद हो जाएगी, कोई भी आगे आईडी लगाएगा ही नहीं। और जब आईडी कोई लगाएगा ही नहीं तो कंपनी का प्लान खत्म, कंपनी खत्म, और जो कंपनी को यहाँ पे डेली अर्निंग हो रही है वो भी खत्म। असंभव बात है, ये असंभव बात है कि कंपनी ऐसा करेगी कि आपका जो $1,00,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो लेके भागेगी। ऑलरेडी कंपनी के पास मेरी $5,000 पर डे जा रहा है, तो आपका $1,00,000 कभी भी वो लेके नहीं भागने वाले। और इसी एवरेज में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यदि $2,00,000 यदि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होएगा तो $10,000 पर डे कंपनी को जा रहा होगा। यदि 3,00,000 यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होगा तो $15,000 पर डे कंपनी को जा रहा होगा। और यदि 4,00,000 यहाँ पे होल्ड होगा तो $20,000 कंपनी को पर डे जा रहा होगा। और इतना बड़ा अमाउंट, मैं छोटा बता रहा हूँ, इससे भी बड़ा पैसा कंपनी को जा रहा होगा। और यदि इतना बड़ा अमाउंट कंपनी को जा रहा होगा तो वो कंपनी आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ओनली जो थी का जो पैसा पड़ा हुआ है वो लेके कभी जाएगी? असंभव बात है। ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। आपको किसी बताने से या कहने से किसी को कुछ नहीं मानना, ना मेरी बात मानना। आप खुद तसल्ली से इस प्लान को, इस मैट्रिक्स को समझिए, इसकी कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद यदि आपको ये चीज़ें समझ में आए, देन आप डिसाइड करना कि वाक़ई में क्या ये कंपनी आपके साथ में कभी गलत करेगी। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ये कंपनी के पास में इतना बड़ा पैसा जा रहा है, तो कंपनी को नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा पैसा नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि यदि पैसा ले रही है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्रिएटर के पास में जो पैसा जा रहा है, फेयर तरीके से जा रहा है, फेयर तरीके से आप बोल के ले रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, 7वीं आईडी का पैसा भी नीडर्स के पास जाना चाहिए, 10वीं का भी जाना चाहिए, 13वीं का भी जाना चाहिए। यदि ऐसा होगा, यदि कंपनी के पास में पैसा नहीं जाएगा, तो भैया क्रिएटर फिर कोई ना कोई रास्ता देखेगा पैसा लेने के लिए, कुछ हिडन फंक्शंस लगाएगा, और हर दूसरे तीसरे महीने में नए प्लान चेंज करके लेके आएगा। जैसे डिसेंट्रलाइज कंज्यूम, मेटाफोर्स, फोर्साज, ईमेल लाडो लेके आता है ना आपके लिए, हर तीसरे महीने, हर साल में, हर 6 महीने में प्लान चेंज करता रहता है। तो यदि आपको सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कंपनी पैसा नहीं लेगा, तो वो प्लान भी आपको रोज रोज चेंज कर करके देता रहेगा। राइट, सो यहाँ पे शक्ति है वो पूरी की पूरी किसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है? पब्लिक के पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। ओनर के पास में कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति तो ओनर के पास में तब होएगी जब कंपनी का पैसा या फिर पब्लिक का पैसा कंपनी के पास में होल्ड हो रहा हो। या तो इंस्टेंट जैसे आपकी आईडी लगती है तो किसी न किसी पर्सन के पास में पहुंच रहा होगा, और उसमें से ही
कुछ परसेंटेज के रूप में कंपनी के पास में फेयर तरीके से यहाँ पे जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, वो जा रहा है। वो 7वीं आईडी 10वीं आईडी सेम स्लॉट में नहीं है, तो फिर वहां से जा रहा है और प्लान के थ्रू पैसा कंपनी को जा रहा है। तो ऑलरेडी कंपनी के पास मेरी इतना बड़ा पैसा जा रहा है, तो कंपनी को कोई आपको स्कैम करने का इसके बारे में वो करेगी भी नहीं। और जो लोगों को लगता है कि प्लान में चेंज हो जाएगा, देखो ओनरशिप रिनाउंस नहीं होने से कभी कोई प्लान चेंज नहीं होता है, यदि वो इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू बना हुआ है, राइट। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि कॉपी प्लान आ गई, उसके अंदर ये कर दिया, ओनरशिप रिनाउंस कर दी। देखिए सर, कुछ भी कोई ओनरशिप रिनाउंस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डेवलपर का यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस होना, क्रिएटर का ओनरशिप रिनाउंस होना, और यहाँ पे जो मालिक है, जो ओनर है, उसका ओनरशिप रिनाउंस होने में फर्क होता है। जो भी आपके यहाँ पे कॉपी प्लान आए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के जो ओनरशिप है वो रिनाउंस हुई है। डेवलपर की ओनरशिप रिनाउंस हुई है, यहाँ पे ओनर की है ना ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, वो अभी भी है। वो एक नंबर आईडी आप ओपन करके देख लीजिए, आपका एड्रेस आ जाएगा। जितने भी कॉपी प्लान बने हुए हैं, तो किसी की ओनरशिप वहाँ पे रिनाउंस नहीं होती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी कॉपी प्लान मार्केट में आए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के, आज तक ये हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एमएलएम के अंदर जितने भी कॉपी प्लान आए हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं। यदि आप कॉपी प्लान की तरफ जा रहे हो कि देखो उस प्लान ने इससे बेटर बना दिया, वो प्लान कभी भी, क्योंकि कम्युनिटी एक बार जिस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर लेती है, तो फिर कम्युनिटी उसी के साथ में ज्वाइन होती है, वो भले ही कितने कॉपी प्लान आते रहे। कॉपी प्लान के अंदर को कम्युनिटी जाती ही नहीं है। जिस प्लान में माहौल बनता है, हमेशा कम्युनिटी वहीं पे जाती है, उसी प्लान के साथ में काम करती है। माहौल अभी इस प्रकार का, देखिए ये प्लान लेके कौन आया? BitTitan लेके आया सबसे पहले। मैं सैल्यूट करता हूँ उस ओनर को जो उसने इस प्रकार का दिमाग लगाया, क्रिएट किया। अब कॉपी करने वाले तो आप भी कॉपी कर सकते हो सर, 5,000 रुपए लगते हैं, कॉपी कर लो, डाल दो। कॉपी करने से ही कुछ नहीं होता है, उसका विजन भी होता है। एक क्रिएटर का विजन होता है कि कंपनी को कहाँ तक लेके चलना है, कम्युनिटी को कहाँ तक लेके चलना है, और कैसे पैसा अपन को कमाना है, कैसे कम्युनिटी को कमवा के देना है। तो एक विजन होता है, विजन के साथ में लोग जुड़ते हैं। कॉपी प्लान के साथ में ये कोई नहीं जुड़ता है। हाँ, कॉपी प्लान तो कोई भी मार लेगा, कोई भी कर लेगा। और दूसरा, कोई भी मार्केट में और अच्छा प्लान आएगा तो वो उसको भी कॉपी कर लेगा, फिर वो उधर चला जाएगा, इसको छोड़ के उधर चला जाएगा। तो जो कॉपी कर रहा है उसके ऊपर आप बिलीव कैसे कर सकते हैं? इस दुनिया का सबसे स्टूपिड पर्सन मैं उसको बोलता हूँ जो कॉपी प्लान में जाता है। वो जिंदगी में कभी किसी कॉन्सेप्ट में पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि कॉपी प्लान आज तक कभी इतिहास में चले ही नहीं। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं मार्केट में, वो जो अलग लेके आता है, एक विशेष लेके आता है, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है, वही मार्केट में चलता है। कॉपी प्लान आज तक के इतिहास में कभी चले ही नहीं, तो आगे कैसे चल जाएंगे? सो आप अपनी टीम को खराब कर रहे हो, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। यदि आप कॉपी प्लान में जा रहे हो, कॉपी प्लान की तरफ कभी देखिए मत। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज की सबसे पहले तो परिभाषा समझिए कि अक्षर में डिसेंट्रलाइज बोलते किसको है। आपको DFI प्रोजेक्ट के जो सो कॉल्ड MLM लीडर होते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि देखो डी ओनरशिप रिनाउंस से जीरो टू ट्रांसफर डिसेंट्रलाइज हो गया। आज तक जितने भी ROI प्लान आए, DFI प्रोजेक्ट है, इस सारे के सारे स्कैम साबित हुए हैं, सबके सब स्कैम ही होंगे। सो उन चीजों को आप ध्यान देने की आवश्यकता है। और BitTitan के साथ में आप लकी काम कर सकते हैं, अच्छे लीडर के साथ में आप ज्वाइन होकर काम स्टार्ट करिए। BitTitan आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, आप साथ छोड़ के जाएं वो अलग बात है, लेकिन BitTitan हमेशा आपके साथ में खड़ा हुआ है। कोई रीजन बनता ही नहीं है BitTitan का जाने का यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। फ्री REL होस्ट